नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत की सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में कथित तौर पर 2 बार ऑपरेशन लोटस किया, जिसके कारण मुख्य धारा में रहने वाली 2 रीजनल पार्टी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ गई और वो अलग अलग हो गई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की विदाई हुई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाई गई। साल 2017 के दौरान गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव में कई कांग्रेस विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल जीत तो गए, लेकिन उस क्रॉस वोटिंग की वजह से बेहद आसान समझी जा रही सीट को जीतने के लिए अहमद पटेल जैसे कद्दावर नेता को अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़े। ऐसा ही एक वाकया पिछले मंगलवार यानी 27 फरवरी 2024 को देखने को मिला और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। दोस्तों, ये एक हैरान करने वाली घटना थी, क्योंकि साल 2022 में 68 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 विधायकों के साथ कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और इसे देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को महज औपचारिक समझा जा रहा था। कांग्रेस की इस हार के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के अनुभव जारी करने का दौर चलने लगा और बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले अपने अनुभवों से कोई सबक नहीं सीखा। साल 2017 में अहमद पटेल की तरह पार्टी को विश्वास था कि इस बार भी उनके उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी आसानी से जीत जाएंगे। खैर, अहमद पटेल तो किसी तरह से जीत गए थे, लेकिन सिंघवी साहब को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। काबिल लोगों को पहचानने में मार खा रही है कांग्रेस। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बजट पारित कराने के लिए व्हिप जारी किया था और इन 6 बागी विधायकों को व्हिप का उल्लंघन करने पर स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था। अब उन्होंने स्पीकर के फैसले को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें हाल के वर्षों में कई राज्यों में दल बदल और क्रॉस वोटिंग के कारण अपनी सत्ता गंवा चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने कथित रूप से इन राज्यों में ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल किया। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कांग्रेस सरकारों और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराकर बीजेपी और इसकी भागीदार पार्टियों के सत्ता में आने से पार्टी की रणनीति और नैतिक मानकों पर तगड़े सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का तर्क है कि प्यार, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है। प्यार और युद्ध तो सुना था, लेकिन यहां राजनीति और डालकर बीजेपी वालों ने इसे एक लिथल कॉम्बिनेशन बना दिया है, क्योंकि अक्सर प्यार और युद्ध पर राजनीति की जीत होती है और राजनीति की नींव मानवता के प्रति असंवेदना, प्रेम की बलि और पैसे की पावर पर टिकी होती है। यहां किसी की जान तक की कोई कीमत नहीं होती है। दोस्तों, कांग्रेस ने भाजपा पर जनमत की चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि कई गैर बीजेपी पार्टियां गुटबाजी की तगड़ी शिकार हैं। सत्ता से बाहर उनके कुछ विधायकों में पद और मंत्रालय के कथित लालच ने भी राज्य सरकारों को अस्थिर करने में अहम रोल निभाया है। अब ऐसे में बीजेपी अपने विस्तार और सत्ता में वापसी के लिए प्रतिद्वंदी पार्टियों में, विपक्षी पार्टियों में चल रही जो समस्याएं हैं उनका भरपूर फायदा उठा रही है। जब भी बीजेपी को नजर आता है कि ऑपरेशन लोटस काम कर सकता है, वो वहां पर अपना तीर छोड़ देते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। हिमाचल में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन 2022 तक कांग्रेस में थे। अब उनका पार्टी ने सही अवसर देखकर भरपूर इस्तेमाल किया। दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल उठते होंगे कि ये ऑपरेशन लोटस क्या है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है। जहां जहां विपक्ष या गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां बीजेपी की कोशिश रहती है कि किसी तरह जोड़ तोड़ करके, बेशक डबल इंजन सरकार ही क्यों ना बनानी पड़े, लेकिन सरकार बन जाए। बीजेपी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के लिए आवाज बुलंद करती आ रही है और शायद अपने इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए बीजेपी अक्सर ऐसा करती रहती है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा का भी कहना है कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में उम्मीद से अधिक कामयाबी मिलने के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की गलतियां हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 8 पर जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। हालांकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर जीत की उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघवी राजस्थान के हैं, लेकिन उन्हें हिमाचल से चुनाव लड़वाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल में पहली बार राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस की यह सबसे बड़ी बेवकूफी है कि किसी राज्य में किसी
बाहर के व्यक्ति का चुनाव लड़ाना। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी एक ऐसे नौकरशाह को खड़ा करके गलती की जिसे केवल 19 वोट मिले। आखिर पार्टियां इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं एक कैंडिडेट के चुनाव को लेकर। वहीं जया बच्चन को 5वीं या 6ठी बार टिकट देने की क्या जरूरत थी? इसके बजाय किसी अच्छे सियासी आदमी को लाना चाहिए था। टिकटों के बंटवारे में पार्टियां बड़ी गलती कर रही हैं। पार्टी के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो सालों तक इंतजार करते हैं इस मौके का। कांग्रेस और सपा को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, बहुत से ऐसे काबिल नेता मिलेंगे उनको। दोस्तों, हिमाचल में बीजेपी का मकसद कांग्रेस को हराना नहीं था, बल्कि उनकी सरकार के अंदर एक अनिश्चितता, एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना था, जिसमें बीजेपी कामयाब भी रही। ऑपरेशन लोटस का विरोध करने वाले लोगों का दावा है कि यह एक इलीगल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो बीजेपी के प्रभाव को बढ़ाने का काम कर रही है। उनके अनुसार यह प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर करती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को खतरे में डालती है। अब बारी आती है सबसे जरूरी बात की, इन एक्टिविटीज को लेकर, इन राजनीतिक कृत्यों को लेकर कानून क्या कहता है। दोस्तों, भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 से लागू है, जिसके तहत एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले किसी भी विधायक या सांसद को दंडित किया जा सकता है। और इस कानून का मकसद दल बदल को रोकना और सरकार को स्थिरता प्रदान करना है। लेकिन देश के अंदर पिछले कई सालों का इतिहास देखें तो ऐसा लगता है कि दल बदल को रोका नहीं जा सकता, जो कि दल बदल विरोधी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में आ रही खामियों और चुनौतियों को रेखांकित कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दल बदल विरोधी कानून बेअसर हो चुका है, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस और दूसरी सरकारों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के सालों में दल बदल और क्रॉस वोटिंग के कुछ प्रमुख मामलों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी हो गई है। साल 2022 महाराष्ट्र के लिए काफी सियासी उठापटक का माना जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में विभाजन के बाद बीजेपी को शिंदे गुट वाली शिवसेना के रूप में एक नया गठबंधन साथी मिल गया, जिसके बलबूते पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो पाई। इसके कुछ समय बाद बीजेपी में एक और गठबंधन सहयोगी अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल हो गई। साल 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल के गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद कांग्रेस और जनता दल के कई विधायकों ने अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण सरकार ने बहुमत खो दिया। साल 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे की वजह से कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। तब बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और जबरदस्ती करने के आरोप लगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन लोटस एक बेहद कामयाब रणनीति रही है, बल्कि कभी कभी इस रणनीति के कारण बीजेपी को भी नुकसान हुआ है, जिसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिला। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस ने बीजेपी की सीटों की संख्या कम करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 103 सीटें मिली थी, लेकिन ये साल 2023 में ये सीटें घटकर 66 रह गई। साल 2023 का चुनाव हारने के बाद बीजेपी के एक नेता ने खुद कहा था कि ऑपरेशन लोटस का नतीजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पार्टी ने अपनी विचारधारा और कैडर से समझौता किया। पार्टी ने विधायकों को पैसे का प्रलोभन देने या उन्हें मंत्री बनाने में भारी निवेश किया, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और पार्टी की लोकप्रियता लोगों के बीच बेहद कम हो गई, जिसके नतीजे ये हुआ कि राज्य में सत्ता चली गई। दोस्तों, एक बात मानकर चलिए कि इलेक्शन चाहे जो भी हो, कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, कैंडिडेट चाहे सक्षम हो या ना हो, लेकिन हर हाल में उसका आर्थिक और सामाजिक रूप से खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन में जितना खर्च होता है वो सारा पैसा किसी न किसी तरीके से जनता की जेब से ही निकाला जाता है। हमारे इस पूरे प्रशासनिक सिस्टम में जितना भी करप्शन है, इसके जनक कुछ भ्रष्टाचारी नेता हैं जो पावर में आते ही अफसरों पर उगाही का दबाव बनाते हैं। और अब ये भ्रष्टाचार आम आदमी के लिए नासूर बन चुका है, क्योंकि ये उस पूरे सिस्टम की रग रग में फैल चुका है जो आम आदमी के लिए सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी का काम करता है। आप किसी भी सरकारी विभाग में घुसकर देख लो, ज्यादातर जगहों पर आम आदमी को नहीं घुसने दिया जाता, लेकिन दलाल को पैसे देकर आप कहीं भी जा सकते हैं। पुलिस थाने में देख लो, जनता की प्रॉपर्टी होती है, जनता के लिए ही होती है। जहां पुलिस कर्मी और अफसर जनता को सर्व करने के लिए बैठे होते हैं, उनको सेवा देने के लिए बैठे होते हैं। इन पुलिस थानों में आम आदमी के पैर रखते ही उसके साथ अपराधी जैसा सलूक किया जाता है, भले ही वो पीड़ित क्यों ना हो। वहीं दलाल को कुछ पैसे दे दो, आपके लिए चाय पानी आएगी, फिर भले ही आप कितने ही बड़े अपराध में अपराधी क्यों ना हो। यकीन ना हो तो किसी चालान काट रहे पुलिस वाले से बात करके देख लो, एक आध को छोड़कर तकरीबन पुलिस वाले
ऐसी गालियां सुनाएंगे आपको जो आपको जिंदगी में आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये पावर प्रैक्टिस की आदत अब इनके दिमाग में इस कदर घुस चुकी है कि उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है, आम जनता कीड़े मकोड़ों की तरह है जिस पर उनको राज करना है। कुल मिलाकर माहौल ऐसा हो चुका है जिसका कानून और प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अपनी इस सोच के हिसाब से चला रहे हैं, सब कुछ अपनी मनमर्जी से किया जा रहा है और इसी कारण अपराधों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है, क्योंकि अपराधी को पता है पैसे में सब कुछ खरीदा जा सकता है। दोस्तों, इस माहौल को केवल सामाजिक तौर पर ही ठीक किया जा सकता है। समाज के लोगों को अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मामला पुलिस के वश से बाहर निकल चुका है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।